हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग आईएफएस के मॉड्यूल डी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होती है जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करती है और डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है। इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो मान के चलिए हमारे यहाँ पर 100 इन्वेस्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी एक एक्सवाइजेड एंटिटी है जो कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक्सपर्ट है, इसे रियल एस्टेट की काफी ज्यादा नॉलेज है। इस एक्सवाइजेड एंटिटी ने यहाँ पर 100 इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा किया। मान के चलिए ये फंड्स बन गए 10 करोड़ रुपए। अब इस 10 करोड़ रुपए को डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ऑफिस में जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो एक्सवाइजेड एंटिटी है इसी को हम कहेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड को इकट्ठा करती है और डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देती है। अब नॉर्मली देखो, जो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है वो इन्वेस्टर से फंड्स इकट्ठा करने के लिए यूनिट्स इशू करती है। यानी कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो यूनिट्स इशू करेगी। हमारे जो इन्वेस्टर है वो इन यूनिट्स को बाय करेंगे जिससे फंड जो है इन्वेस्टर के पास से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास आ जाएगा। अब ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि यूनिट्स खरीदते हैं इन्हें हम कहते हैं यूनिट होल्डर्स। क्या कहते हैं? यूनिट होल्डर्स। और इनको इनके ऊपर रिटर्न मिलते हैं। रिटर्न कैसे मिलती है? तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो फंड्स को ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां से रेगुलर इनकम जो है वो रिसीव होती है। जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना ताकि उनको रेंट वगैरह रिसीव होता रहे। और ये जो रेंट रिसीव होता है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे यूनिट होल्डर्स की। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। जैसे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पर एक रेगुलर रिटर्न मिलती है, साथ के साथ उन्हें रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को मैनेज करने की भी जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, रीट्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल इन्वेस्टर मनी लाइक अ म्यूचुअल फंड एंड यूज देम टू बाय अ पोर्टफोलियो ऑफ रियल एस्टेट एसेट। तो ये म्यूचुअल फंड के जैसे ही फंड्स को इकट्ठा करते हैं और रियल एस्टेट एसेट्स का पोर्टफोलियो जो है वो बाय करते हैं। अब रीट से बेनिफिट क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल जाता है, यानी कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं बिना उसको परचेज किए और मैनेज किए। अब रीट के लिए एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसे फंड्स को 80% जो फंड्स है वो कंप्लीटेड और रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है ताकि हमारे जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको रेगुलर इनकम जो है वो रिसीव होते रहे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीट कि ऑर्गेनाइजेशन क्या, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है रीट का। इसमें सबसे पहले आते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो होते हैं जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कंपनी के अंदर प्रमोटर कंपनी को इस्टेब्लिश करता है, ऐसे ही ट्रस्ट के अंदर स्पॉन्सर जो है उसे इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद आता है ट्रस्टी। ट्रस्टी बेसिकली रियल एस्टेट एसेट्स को अपनी कस्टडी में रखता है ताकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, उनको किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो। यानी कि जो भी एसेट्स होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, उसका स्पॉन्सर के मतलब स्पॉन्सर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो ट्रस्टी की कस्टडी में जो है वो होती है। और ट्रस्टी इंश्योर करता है कि इन एसेट्स को इस तरीके से यूज किया जाए कि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक डोमेस्टिक कंपनी होती है जो कि यहाँ पर रीट के बिहाफ पर, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बिहाफ पर रियल एस्टेट एसेट्स को अपने पास होल्ड करके रखती है। अभी जो ट्रस्ट है उसको कम से कम स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर 50% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी कि 50% जो कंट्रोल है एसपीवी के ऊपर वो किसका होना चाहिए? ट्रस्ट का होना चाहिए। उसके बाद आता है मैनेजर। मैनेजर रियल एस्टेट एसेट्स को मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब है वो डिसीजन लेगा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने जो भी फंड जनरेट किए हैं उसे कैसे यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करना है, साथ के साथ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रीट्स। तो देखो, पहली जो टाइप है रीट की वो है रिटेल रीट।
रिटेल रीट के अंदर हम लोग जो रिटेल बिल्डिंग्स होती हैं जैसे कि शॉपिंग मॉल्स या फिर रिटेल स्टोर्स, वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है। यानी कि जो रिटेल रीट्स होते हैं बेसिकली ऐसे बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको हम रिटेल बिजनेस के लिए यूज कर पाए। उसके बाद है रेजिडेंशियल रीट। ये जो रीट होते हैं वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि रेंटल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो गया, गेटेड कम्युनिटीज हो गया, ताकि हम उनको रेंट पर देकर इनकम कमा सके। उसके बाद है हेल्थ केयर रीट। हेल्थ केयर रीट जो है, जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना, नर्सिंग फैसिलिटीज, रिटायरमेंट होम्स, मेडिकल सेंटर, इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें, किस सेक्टर में कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है रीट्स को। उसके बाद है ऑफिस रीट। ऑफिस रीट बेसिकली ऐसी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जिसको हम ऑफिस के लिए जो है वो रेंट पे दे सके, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता है ताकि हमें रेंटल इनकम जो है वो रिसीव्ड हो सके। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रीट्स। रीट्स के यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला है डिवर्सिफिकेशन, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे देखो, अगर आप नॉर्मली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो आप एक या दो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करोगे और सारा पैसा जो है वहीं पे फंसा लोगे। पर अगर आप रीट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा जो है मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आप अपने रिस्क को जो है को डिवर्सिफाई जो है वो कर सकते हो। उसके बाद स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 15,000 रुपए से हम शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप नॉर्मली एक छोटी सी जमीन भी खरीदने जाते हो तो उसकी कीमत लाखों में होती है, पर आप इसके जरिए 15,000 से ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि उन्हें रियल एस्टेट की पूरी यहाँ पर नॉलेज होती है, जिससे आपका जो फंड्स होता है उसको प्रोफेशनली यहाँ पर जो है वो मैनेज किया जाता है, जिससे रिस्क लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। उसके बाद रेगुलर इनकम जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा जहां से रेगुलर बेस पर इनकम जो है वो रिसीव हो। ठीक है, तो देखो हमारी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसका जितना भी इनकम होती है उसका 90% उन्हें कंपल्सरी यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि बेनिफिट रिसीव होता है किसे, हमारे यूनिट होल्डर्स को, कि उन्हें रेगुलर बेस पे रिटर्न रिसीव हो रही होती है। उसके बाद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी हमें नसीब होता है। देखो कैपिटल गेन क्या होता है, जब हम किसी एसेट को बाय कर लेते हैं, समय के साथ जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और जब हम इंक्रीज वैल्यू पे उसे सेल करते हैं तो हमें कैपिटल गेन रिसीव होता है। जैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 15,000 की थी, पर 5 साल के बाद इस 15,000 की जो वैल्यू है वो 30,000 पे हो गई, तो आपने जब सेल किया तो आपको 15,000 पे प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा, और आपको रीट के अंदर कैपिटल गेन भी रिसीव होता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन गाइडेंस फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ रीट। टैक्सेशन गाइडेंस यहाँ पर क्या कहें, तो देखो जो भी डिविडेंड यहाँ पर मिलता है वो कंप्लीटली टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि देखो डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलता है, यूनिट होल्डर को मिलता है, तो उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है, क्योंकि वो डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए इनकम होती है। उसके बाद टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन मैंने आपको बता दिया, कैपिटल गेन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप यहाँ पर रीट की जो यूनिट्स है उनको 1 साल से कम के लिए होल्ड करके रखते हो और उसकी सेल कर देते हो, तो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन मिलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। जैसे एग्जांपल थे, आपने यहाँ पर 100 यूनिट जो है वो परचेज की रेट की, और उसे आपने 6 महीने अपने पास होल्ड करके रखा और उसकी सेल कर दी, जिसके ऊपर आपको 10,000 कैपिटल गेन हुआ। तो ये जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 15% है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप रीट की जो यूनिट्स हैं रीट की जो यूनिट्स है उसको 1 साल से ज्यादा के लिए अपने पास होल्ड करके रखते हो और उसके बाद इसको सेल करते हो, तो आपको जो कैपिटल गेन रिसीव होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स रेट है वो हमारा 10% है। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी गाइडेंस फॉर रीट। रेगुलेटरी गाइडेंस क्या है, तो देखो रीट को रेगुलेट करने के लिए सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 जो है वो बनाया गया है, और इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रीट जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है। अब रेगुलेशंस क्या है, पहला है स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो जो स्पॉन्सर है, अगर किसी स्पॉन्सर ने इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया और उसके जो यूनिट्स हैं वो पब्लिक को ऑफर कर दिए, ठीक है, तो पहली बार जब पब्लिक को यूनिट्स ऑफर किए गए हैं उसके 3 सालों तक उसको कम से कम 25% ऑफ टोटल यूनिट्स का अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं,
तो मान के चलिए यहाँ पर एक एक्सवाइजेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका स्पॉन्सर है एक्स। इसने पहली बार यहाँ पर पब्लिक को अपने यूनिट्स इशू किए 2018 के अंदर, ठीक है। तो जैसे 2018 के लिए पब्लिक को यहाँ पर यूनिट्स इशू किए गए, उसके 3 सालों तक ये जो एक्स स्पॉन्सर है, इसको इस ट्रस्ट के जो टोटल यूनिट्स है, मान के चलो 100 यूनिट्स है, उसके 25 यूनिट जो है वो अपने पास ही होल्ड करके रखने पड़ेंगे, यानी कि 25% इसके पास जो है स्पॉन्सर के पास होने चाहिए। उसके बाद इट इन्वेस्ट नॉट लेस देन 80% ऑफ द वैल्यू कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके पास जो भी फंड्स हो गए, उसका 80% उसे कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। साथ के साथ ये जो ट्रस्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए है हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास, तो 80 रुपए वो कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना, मिनिमम। और मैक्सिमम अंडर कंस्ट्रक्शन में वो 10 रुपए ही यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो कर सकती है। साथ के साथ जो एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसे यहाँ पर उसकी जो 80% एसेट्स होनी चाहिए वो प्रॉपर्टीज के अंदर होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो 80% एसेट्स क्रिएट होंगी वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करके क्रिएट होनी चाहिए। साथ के साथ एक एसपीवी दूसरे एसपीवी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है स्टिपुलेशन फॉर इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो देखो जो ट्रस्टी है वो यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो भी एसेट है उसको अपने पास होल्ड करके रखेगा यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, और वो ट्रस्ट की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करेगा, ओवरसी करेगा, ताकि इंश्योर किया जा सके कि सारे फंक्शन जो है यूनिट होल्डर्स की मतलब यूनिट होल्डर्स की बेनिफिट के लिए ही परफॉर्म किए जाए, और जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आर्म लेंथ बेसिस पे ही परफॉर्म जो है वो किए जाए। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट। तो देखो हमारी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसका जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो होगा उसका 90% उसे ट्रस्ट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी कि अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास 100 रुपए है, ठीक है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, तो उसका 90 उसे किसे करना पड़ेगा, ट्रस्ट को करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसका जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है उसका 90% जो है यूनिट होल्डर को ट्रांसफर जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि अगर किसी केस में हमारी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है या फिर जो ट्रस्ट है उसके पास जो पैसा है उसको उसने किसी दूसरी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस केस में उसे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, 90% वाली फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये क्या होता है, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जैसे ही यहाँ पे जो है वो काम करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टर से फंड्स को इकट्ठा करता है ताकि उसको इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, उसमें, ठीक है। अब ये जो ट्रस्ट है इसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक्सपोजर भी मिल सके, यानी कि वो भी इनडायरेक्टली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो इन्विटीज है उसको 2014 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट किया जाता है। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे पहले आता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो होता है जो कि इन्विटीज को इस्टेब्लिश करता है, क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, और नॉर्मली जो स्पॉन्सर है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ही होती है। इन्विटीज के अंदर मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर यहाँ पे जो है हो सकते हैं। उसके बाद है ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम होता है कि जितने भी इन्विटीज के एसेट्स हैं उसको अपनी कस्टडी में रखना ताकि हमारे जो यूनिट होल्डर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। यानी कि यहाँ पर भी जो हमारा इन्विटीज है वो फंड्स कैसे कलेक्ट करता है इन्वेस्टर से, उनको यूनिट्स इशू करके। उसके बाद है मैनेजर। मैनेजर यहाँ पर इन्वेस्ट के अंदर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर। इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेता है कि उसे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। साथ के साथ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है उनको भी मॉनिटर करने का जो है वो काम करता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको कंप्लीट करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इन्विटीज। तो मेनली जो इन्विटीज होती है वो 2 तरीका का होता है।
एक पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज। पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज ऐसा इन्विटीज होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्टेड होती है, इसीलिए हम इसको पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज जो है वो कहते हैं। और पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बाय और सोल्ड जो है वो कर सकते हैं, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। तो पब्लिक लिस्टेड इन्विटीज ऐसी इन्विटीज होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और उसके जो यूनिट्स होते हैं वो फ्रीली ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद है प्राइवेटली हेल्ड इन्विटीज। तो ये जो इन्विटीज होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं और इनके यूनिट्स को हम स्टॉक एक्सचेंज पे खरीद और बेच नहीं सकते, बल्कि सभी की सभी जो यूनिट्स होती है वो प्राइवेटली हेल्ड करी जाती है, यानी कि प्राइवेटली लोगों के पास जो है वो होती है। नेक्स्ट है टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्विटीज। ठीक है, तो टैक्स यहाँ पर कैसे लगता है? सबसे पहले जो डिविडेंड है, जो यहाँ पर डिविडेंड है वो यहाँ पर कंप्लीटली टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो भी इनकम रिसीव होती है वो इनकम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है यूनिट होल्डर्स को। तो यूनिट होल्डर्स के लिए वो क्या है, एक तरह की इनकम है, तो उसके ऊपर उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद है टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स। तो ये भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आपने इन्विटीज के जो यूनिट्स हैं उनको 3 साल से मतलब 3 साल से पहले ही सेल कर दिया है, यानी कि आपने यूनिट्स को 3 साल से कम के लिए अपने पास होल्ड करके रखा, तो उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन रिसीव होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहलाता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% जो टैक्स है वो लगता है। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपने तो अभी 1 साल कराया था। तो देखो, वो रिक्वायरमेंट थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, पर यहाँ पर जब हम बात करेंगे इन्विटीज की तो वहां पर जो टर्म टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है। अगर आपने 3 साल से पहले पहले यूनिट्स को सेल कर दिया तो आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 3 साल तक होल्ड करके रखा यूनिट्स को और उसके बाद आप सेल कर रहे हो तो आपको रिसीव होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है 10% का। कितना लगता है हमारा यहाँ पर? 10%। तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट जो हमारा इन्विटीज था उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर मैसेज करके जरूर बता देगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पेंशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले पेंशन प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं कि पेंशन प्रोडक्ट बेसिकली होते हैं। तो देखो, नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग की काम करने की एक एज होती है। नॉर्मल एज हमारी क्या मान के चलिए, 60 to 65, मतलब कि इतने सालों तक हम काम कर पाते हैं, उसके बाद हम रिटायर हो जाते हैं। देखो, जब तक हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास इनकम जो है वो आ रही होती है, पर जैसे हमने काम करना बंद कर दिया, हम रिटायर हो चुके हैं, तो वहां पर से हमारी इनकम आनी जो है वो बंद हो जाती है। पर हमारी जो नीड्स होती है वो वैसे की वैसी रहती है, हमें नीड्स को फुलफिल करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेंशन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पेंशन प्रोडक्ट क्या होते हैं? पेंशन प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर जब हम कमा रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एक पर्सन 30,000 रुपए कमा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 5,000 रुपए हर महीने पेंशन प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये जो पेंशन प्रोडक्ट होते हैं, जब पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसको एक रेगुलर इनकम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपने 60 सालों तक जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब आने वाले अगले सालों में आपको मंथली या फिर एक लमसम अमाउंट में पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, ताकि आपका जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर गुजर जाए। क्लियर है? तो पेंशन प्रोडक्ट के दो स्टेज होते हैं, पहले में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरे में आपको पैसा जो है वो मिलता है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो पेंशन प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है, जिसके लिए उसने कई सारे पेंशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च किए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली स्कीम है हमारी नेशनल पेंशन स्कीम। इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टार्ट किया था, और ये वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है, यानी कि आप इसमें अपनी मर्जी से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम जो है वो रिसीव हो सके। अगर हम फीचर्स की बात करें नेशनल पेंशन स्कीम की, तो इसको जो है 2004 में स्टार्ट किया गया था, और तब ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर ही एप्लीकेबल था। पर 2009 के अंदर इसको सभी सिटीजन के लिए जो है वो ओपन कर दिया, यानी कि आप सभी सिटीजन इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट करने का काम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करती है, और इस स्कीम के अंदर आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं सेक्शन 80C और सेक्शन 80CC डी के अंदर। ठीक है, इस स्कीम के अंदर आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है वो दिया जाता है, और ये 12 डिजिट का नंबर होता है और यूनिक होता है, जिससे हम बेसिकली नेशनल पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं,
उनको हम आइडेंटिफाई जो है वो कर पाते हैं। अगर हम मॉडल्स की बात करें नेशनल पेंशन स्कीम की, तो पहला जो मॉडल है वो है गवर्नमेंट मॉडल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो देखो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे कंपल्सरी एप्लीकेबल होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये एक वॉलंटरी स्कीम है, तो जो देश के बाकी सिटीजन है उनके लिए वॉलंटरी स्कीम है, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये मैंडेटरी स्कीम है, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। इस स्कीम के अंदर जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसके 10% के इक्वल जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, तो 10%, इसका जो 10% है वो इम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट में, और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट जो है वो करेगी। हालांकि 1 अप्रैल 2019 से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके केस में हमारे जो एम्प्लॉयर है यानी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% कर दिया गया है, इंक्रीज जो है वो कर दिया गया है। उसके बाद है द कॉर्पोरेट मॉडल। तो कॉर्पोरेट मॉडल के अंदर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, बस हम जो लेबर लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो है ओपन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल सिटीजन मॉडल। ऑल सिटीजन मॉडल के अंदर कोई भी इंडिया का सिटीजन, चाहे वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, और उसकी एज 18 से लेकर 70 साल तक के बीच में है, तो वो एनपीएस अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है वॉलंटरी बेसिस पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन एनपीएस। तो एनपीएस के अंदर यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो मेनली यहाँ पर 2 अकाउंट होते हैं, जिसमें से पहला अकाउंट होता है टायर 1 अकाउंट, और ये कंपल्सरी अकाउंट होता है। अगर आप एनपीएस स्कीम को ज्वाइन करते हो तो ये अकाउंट आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, और इसके अंदर आप जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करके ही हम विड्रॉ जो है वो कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने जब पैसा डिपॉजिट करवाया जब मर्जी जाए उसको विड्रॉ कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टायर 2 अकाउंट जो है वो वॉलंटरी होता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से ओपन करवा सकते हो, और इसके अंदर आप जो भी पैसा डिपॉजिट करवाते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, उसको जब चाहे विड्रॉ भी करवा सकते हो। अब बात करते हैं पेंशन फंड रजिस्टर्ड अंडर एनपीएस। तो एनपीएस के अंदर कौन कौन से पेंशन फंड रजिस्टर्ड है? पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो इसमें आता है एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, उसके बाद है पेंशन फंड फॉर अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट को लिमिटेड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट को लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। यानी कि ये कुछ पेंशन फंड मैनेजर हैं जो कि यहाँ पर लिस्टेड है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। उसके बाद है हमारे अप्रोचेस टू इन्वेस्ट सब्सक्राइबर मनी। ठीक है, तो देखो जो हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका जो पैसा है उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा, इसकी 2 चॉइसेस जो है वो दी जाती है हमारे सब्सक्राइबर को। पहला होता है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर जो इंडिविजुअल है जिसने यहाँ पर एनपीएस को सब्सक्राइब किया है, ज्वाइन किया है, वो डिसाइड करेगा कि उसका जो भी पैसा है वो किस तरह की एसेट में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस के अंदर जो भी पैसा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इन्वेस्टर या फिर सब्सक्राइबर का नहीं होता है। जो एनपीएस के मैनेजर होते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देते हैं, जो कि सही होता है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद है विड्रॉवल एग्जिट फ्रॉम एनपीएस टायर 1 अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टायर 1 अकाउंट से आप विड्रॉवल कर सकते हो, पर कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है पार्शियल विड्रॉवल। पार्शियल विड्रॉवल के अंदर आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया होता है एनपीएस के अंदर, उसका कुछ हिस्सा आप यहाँ पर विड्रॉ करवा लेते हो। जैसे आपने यहाँ पर एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, आपने यहाँ पर क्या किया, 20,000 रुपए विड्रॉ करवा लिया, तो ये आपका कहलाता है पार्शियल विड्रॉवल। और पार्शियल विड्रॉवल की कंडीशन क्या है, तो कोई भी पर्सन एनपीएस स्कीम में ज्वाइन करने के 5 साल के बाद 25% पार्शियल विड्रॉवल कर सकता है। यानी कि 2 कंडीशन है। पहली ये कि आप 5 साल से पहले एनपीएस के टायर 1 अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते, अब 5 साल के बाद विड्रॉ करवा सकते हो। मैक्सिमम कितना विड्रॉ करवा सकते हो, 25% ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, जो उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन होती है उसके 25% के इक्वल। उसके बाद विड्रॉवल मस्ट बी स्पेसिफिक रीजन। अब ये विड्रॉवल ऐसे ही नहीं मिल जाता, कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए मिलता है, जैसे कि कोई घर में बीमार है, कोई डिसेबिलिटी हो गई है, एजुकेशन के लिए, या फिर चिल्ड्रन के मैरिज के लिए। और कोई भी सब्सक्राइबर जो है एंटायर टेन्योर के अंदर, जो एनपीएस का एंटायर टेन्योर है उसके अंदर 3 बार ही पार्शियल विड्रॉवल जो है वो करवा सकता है। उसके बाद है प्री मेच्योर विड्रॉवल। उसके बाद है हमारा प्री मेच्योर विड्रॉवल।
प्री मेच्योर विड्रॉवल क्या होता है, जब आप एनपीएस के रिटायर होने से पहले, यानी कि मेच्योर होने से पहले सारा पैसा विड्रॉ करवा लेते हो, तो वो प्री मेच्योर विड्रॉवल जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो प्री मेच्योर विड्रॉवल है वो तभी अलाउड है अगर आपको एनपीएस स्कीम को ज्वाइन किए हुए 10 साल हो चुके हैं। अगर आपने एनपीएस स्कीम को ज्वाइन कर लिया है और 10 साल से पहले आप प्री मेच्योर विड्रॉवल करवाना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले 10 ईयर कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद ही आप प्री मेच्योर विड्रॉवल कर सकते हो। हालांकि अगर आपने 60 के बाद एनपीएस को ज्वाइन किया है, तो वहां पर ये जो टर्म पीरियड है वो 3 साल का, यानी कि आप 3 साल के बाद जो है प्री मेच्योर विड्रॉवल करवा सकते हो। उसके बाद है विड्रॉवल। अब विड्रॉवल की भी कंडीशन है, अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर रहे हो तो 20% आपको कैश में मिल जाएगा लमसम अमाउंट में, और बाकी जो 80% है वो आपको किसी एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका 1 लाख रुपए आपको मिलना था, आपका एनपीएस के अंदर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो 20% तो आपको कैश में मिल जाएगा, यानी कि 20,000। बाकी जो 80,000 है उसको आपको फर्दर किसी रिटायरमेंट स्कीम में, एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अगर आपका जो कॉप्स की अमाउंट है, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख से कम है, तो आपको सारा पैसा कैश में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल विड्रॉवल की, कि आपने जो हमारा जो पेंशन स्कीम है वो मेच्योर हो चुका है तब आप विड्रॉवल करवा रहे हो। तो देखो मेच्योरिटी पीरियड क्या है, 60 ईयर एज। अगर आपने मान के चलिए 60 मतलब 20 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था, तो जैसे ही आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी तब ये जो है विड्रॉवल आप करवा सकते हो। नॉर्मल विड्रॉवल, कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। हालांकि अगर आप 60 ईयर एज के बाद ज्वाइन करते हो तो 3 ईयर्स के बाद आप कंप्लीट जो है वो माना जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर विड्रॉवल मैक्सिमम 60% लमसम अमाउंट। अगर आप नॉर्मल विड्रॉवल करवाते हो तो आपको 60% यहाँ पर कैश में मिल जाएगा, फॉर 40% आपको किसी और एन्युटी प्लान को परचेज करने के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। और ये इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट और डेथ ऑफ अ सब्सक्राइबर, तो जो हमारा नॉमिनी है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सारा अकोमुलेटेड कॉप्स जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर एनपीएस। तो एनपीएस के अंदर हमें कौन कौन से टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले देखो, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनपीएस टायर 1 इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन, यानी कि आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है अगर आप एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो करते हो। जब आप इंटरिम और पार्शियल विड्रॉवल करते हो तो अप टू 20%, 25% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स फ्री रहता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल विड्रॉवल करते हो तो 40% जो होता है लमसम अमाउंट, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है। और जो 40% आपने ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 40% जो है वो यूज करते हैं किसी एन्युटी प्लान को परचेज करने के लिए, तो वहां पर जो है आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जो कंडीशन है अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अगर आप कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो आपको टैक्स एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015-16 में जो है वो लॉन्च किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे यहाँ पर पेंशन बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काफी सारी स्कीम्स है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जैसे कि हमारे जो किसान भाई हो गए या फिर जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, रेडी वाले हो गए, उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च जो है वो किया गया था। तो इस स्कीम को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस स्कीम के अंदर अगर आपने स्कीम के लॉन्च होने के फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया था, तो आपके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पर 5 सालों के लिए को कंट्रीब्यूशन जो है वो करेगी, यानी कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे गवर्नमेंट भी उतना पैसा इन्वेस्ट करेगी, पर ये सिर्फ 5 सालों के लिए है, और उन्हीं के लिए है जिन्होंने स्कीम के लॉन्च होते ही फर्स्ट ईयर के अंदर जो है अकाउंट ओपन करवा लिया था। अब इसके जो बेनिफिशियरीज होते हैं अटल पेंशन योजना के, उसको मंथली पेमेंट जो है वो रिसीव होती है, मतलब पहले वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर उनको मंथली पेमेंट जो है वो रिसीव होगी, जो कि 1,000 से 5,000 रुपए तक होती है। उसके बाद अक्टूबर 1 2022 से एक रूल एप्लीकेबल हुआ था कि कोई भी सिटीजन जो कि इनकम टैक्स पेयर है, यानी कि इनकम टैक्स पे करता है, वो यहाँ पर अटल पेंशन योजना के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके बाद है फीचर्स ऑफ अटल पेंशन योजना। यहाँ पर अटल पेंशन योजना के फीचर क्या क्या, पहला है ऑटोमेटिक डेबिट फैसिलिटी टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन। मतलब ऑटोमेटिक डेबिट के अंदर क्या होता है कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होकर गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं ताकि आपका जो मंथली पेमेंट है वो भी इंक्रीज हो सके। गारंटेड पेंशन आपको मिलती है। एज की बात करें तो अब 18 ईयर्स होनी चाहिए, बिलो 40 ईयर होनी चाहिए, और वो अटल पेंशन योजना में ज्वाइन कर सकते हैं। विड्रॉवल पॉलिसी की अगर हम यहाँ पर बात करें, विड्रॉवल पॉलिसी अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन अगर 60 की एज अटेन कर लेता है
तो वो एलिजिबल है मंथली पेमेंट को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और कोई भी पर्सन यहाँ पर अगर 60 से पहले एग्जिट करना चाहता है तो वो तभी हो सकता है अगर इलनेस की सिचुएशन है या फिर डेथ हो गई है उस पर्सन की, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर बेनिफिशियरी की यहाँ पर डेथ हो जाती है, मान के चलिए कोई यहाँ पर सब्सक्राइबर है, ठीक है, सब्सक्राइबर है, उसकी 60 ईयर से पहले ही यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका जो स्पाउस है वो यहाँ पर पेंशन को रिसीव कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो पेंशन को रिसीव करते रहे या फिर स्कीम से एग्जिट करके लमसम अमाउंट जो है वो ले लें। उसके बाद टैक्सेशन बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो अटल पेंशन योजना के अंदर क्या क्या मिलती है, सबसे पहले देखो सेक्शन 80 CC D के अंदर मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर डिडक्शन जो है वो मिल जाता है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो अटल पेंशन योजना के अंदर। इसके अलावा आपको 50,000 रुपए की और यहाँ पर एडिशन मिल जाती है, सेक्शन मतलब की डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80 CC D 1B के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। क्या है हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। अभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या है, तो देखो ये जो स्कीम है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए है। किसके लिए है, एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि वो पर्सन जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं। इस स्कीम के अंदर एक यहाँ पर प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। और हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एम्प्लॉय के सैलरी के एक सर्टेन परसेंटेज के इक्वल इस अकाउंट में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल दिए, एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, और परसेंटेज है 10%। तो इसका जो 10% है 1,000 रुपए एम्प्लॉय यानी कंपनी का जो मालिक है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और 1,000 रुपए यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो तो उसको रिटायरमेंट के वक्त यहाँ पर फंड्स वगैरह जो है वो मिल सके, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखोगे तो स्कीम के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर। और ये किसके इक्वल होता है, एम्प्लॉय की एक सैलरी के सर्टेन परसेंटेज के इक्वल। रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है, जिससे उसका जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो अच्छी तरीके से गुजर जाता है, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है। अगर हम ईपीएफ के फीचर्स की यहाँ पर बात करें, ईपीएफ की फीचर्स की यहाँ पर बात करें, तो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, जब तक बंदा यहाँ पर जो है वो काम करता रहता है। और इसको मैनेज कौन करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज करते हैं। और ये स्कीम जो है ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहां पर जो वर्कर्स हैं उसकी गिनती 20 से ज्यादा होती है, उन्हीं के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो ईपीएफ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय की सैलरी के एक सर्टेन परसेंटेज के इक्वल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, जिसके ऊपर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट भी मिलता है, और जब वो रिटायर होता है तो उसे एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की। तो जब कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर एनरोल करता है तो उसे एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो कहते हैं। और इस नंबर से ही हम बेसिकली एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई जो है वो करते हैं। अब ये जो 12 डिजिट नंबर होता है इसको ईपीएफओ, ठीक है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलॉट करती है एवरी एम्प्लॉय को, और ये पूरे टाइम पीरियड में सेम ही रहती है। ये जो यूएन है ये बेसिकली दोनों पीएफ नंबर, प्रीवियस एम्प्लॉयर और एज वेल एज न्यू एम्प्लॉयर, उन दोनों के पीएफ नंबर को जो है वो शो करती है और उनको आपस में लिंक्ड करती है। यानी कि अगर हम किसी एक जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें प्रोविडेंट फंड अकाउंट को चेंज करने की जरूरत जो है वो नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो वन टाइम परमानेंट नंबर होता है, और ये थ्रू आउट द वंस करियर सेम रहता है, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसके पूरे करियर में ये सेम ही रहता है। उसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये स्कीम बेसिकली हमारे देश के जो बाकी सिटीजन है एम्प्लॉय के अलावा उनके लिए जो है वो लेकर आ गई थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को किसने लॉन्च किया था, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने। उसका जो लॉक इन पीरियड है वो कितना है, 15 ईयर्स, यानी कि आप पीपीएफ के अंदर मिनिमम 15 ईयर के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको आप आगे 5 साल और जो है वो बढ़ा सकते हो। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 है, और मैक्सिमम अमाउंट है 1,50,000 रुपए, ठीक है। अगर पीपीएफ अकाउंट एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात की जाए तो वह हमारी एनी इंडियन सिटीजन कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हर एक सिटीजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट जो है वो होना चाहिए। एनआरआई और एचयूएफ जो है वो यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट को ओपन जो है वो नहीं करवा सकते। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से मुझे बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो क्या है यहाँ पर, लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लीज का मतलब समझेंगे कि लीज बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो देखो, लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी को रेंट पर लेकर जो है वो यूज करती है, बदले में एक स्पेसिफाइड पेमेंट जो है वो सामने वाली पार्टी को करती है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझाना चाहूंगा। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन एक बिजनेस करता है कार बनाकर मार्केट में सेल करने का, जिसके लिए उसे यहाँ पर एक मशीन की जरूरत है, और ये जो मशीन है वो यहाँ पर बी पर्सन के पास है। तो ए जब इसको खरीदने के लिए यहाँ पर जाता है तो बी पर्सन इसका प्राइस बताता है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब ए पर्सन के पास 50 लाख रुपए होते नहीं है, तो यहाँ पर बी पर्सन को ए पर्सन कहता है कि भाई देखो, मैं अभी इस एसेट को खरीद नहीं सकता, एक काम कीजिए आप ना इस मशीन को मुझे सिर्फ यूज करने के लिए दे दीजिए 5 सालों तक, ठीक है। यानी कि इसकी ऑनरशिप आपके पास ही रहेगी, बस मैं इसको 5 सालों तक यूज करूंगा, और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे ये मशीन मैं आपको जो है वो वापस कर दूंगा। तो बी यहाँ पर मान जाता है और दोनों यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मशीन को यूज करने के बदले में ए यहाँ पर प्रॉमिस करता है बी को कि मैं आपको हर साल जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो पे करूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना इन दोनों के बीच में, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर जो ए है वो यहाँ पर बी की प्रॉपर्टी को, एसेट को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए रेंट पर ले रहा है, और बदले में एक यहाँ पर पेमेंट कर रहा है जो कि है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो, जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए देता है उसे हम कहते हैं लेसर, और जिसे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मिलती है उसे हम यहाँ पर कहते हैं लेसी। और जो पेमेंट यहाँ पर की जाती है, जैसे यहाँ पर 50 लाख रुपए की पेमेंट की जा रही है, तो 10 लाख रुपए की पेमेंट की जाती है हर साल, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लीज रेंटल जो है वो कहते हैं। तो आई होप आपको जो लीज का मीनिंग है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो, लीज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी टू अनदर पार्टी। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी एग्री करती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दूसरी पार्टी को देगा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, बदले में उसे पेमेंट रिसीव होगी। अभी जो प्रॉपर्टी है जिसको हम लीज पे लेते हैं वो लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, या फिर इंडस्ट्री इक्विपमेंट भी हो सकता है। अगर हम टाइप ऑफ लीजेस की यहाँ पर बात करें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अकॉर्डिंग लीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फाइनेंस लीज और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस, सबसे पहले फाइनेंस लीज की बात करेंगे तो देखो, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है अगर वो आपको दिख जाए तो हम उसको फाइनेंस लीज मान रहे हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन है कि जैसे ही लीज टर्म पूरी हो जाएगी तो एसेट की जो ऑनरशिप है वो लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो ये हमारा फाइनेंस लीज जो है वो कहलाएगा। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, साथ के साथ एक कंडीशन भी रखी गई कि जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो एसेट की ऑनरशिप ऑटोमेटिकली ए को ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो ये जो लीज होगी वो हमारी फाइनेंस लीज जो है वो कहलाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि लेसी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट को एक ऐसे प्राइस पर बाय कर सकता है जो कि मार्केट वैल्यू से काफी ज्यादा यहाँ पर कम होगी। जैसे कि मान के चलिए, जैसे लीज टर्म पूरी हो गई है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो एसेट की जो मार्केट वैल्यू है वो है हमारी यहाँ पर 10 लाख रुपए, पर एक पर्सन के पास राइट है कि वो इस एसेट को 5 लाख रुपए के ऊपर परचेज कर सकता है, तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज होगी। उसके बाद अगर हमारा जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट के लिए है, तो वो भी हमारी फाइनेंस लीज होती है। जैसे हर एसेट की एक लाइफ होती है, जैसे मान के चलिए आपने कोई मशीन परचेज की, उसकी लाइफ 5 साल है और हमने उसे 4 सालों के लिए लीज पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपने लगभग 80% जो हिस्सा है वो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का यूज कर लिया है लीज के अंदर, तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज जो है वो कहलाएगी। उसके बाद ये जो लीज एसेट है अगर वो स्पेशलाइज नेचर की हो, यानी कि एक स्पेशल काम करने के लिए आपने उसको लीज पे लिया है और उस एसेट से आप वही काम कर सकते हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हो, तो वो भी हमारा फाइनेंस लीज ही कहलाएगा। साथ के साथ एक ऐसा फाइनेंस लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एसेट से जुड़ा जो भी रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो लेसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो भी हमारा यहाँ पर कहलाता है फाइनेंस लीज। और अगर लेसी के पास एक राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकता है, और लेसर के पास राइट है कि उस कैंसिलेशन की वजह से जो भी लॉस हुआ है वो लेसी से रिकवर कर सकता है, तो वो भी हमारा यहाँ पर फाइनेंस लीज के अंदर आ जाएगा। अगर लेसी के पास यहाँ पर राइट है कि वो लीज टर्म की जो ओरिजिनल ड्यूरेशन थी उसके कंप्लीट होने के बाद एसेट को जो है एक सेकेंडरी पीरियड के लिए रेंट पे ले सकते हैं, और जो रेंट होगा वो मार्केट रेट से काफी ज्यादा कम होगा,
तो ये भी हमारा फाइनेंस लीज के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की। ऑपरेटिंग लीज क्या है? तो देखो कोई भी ऐसी लीज जो कि फाइनेंस लीज नहीं है उसे हम ऑपरेटिंग लीज ही जो है वो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदर क्राइटेरिया। ये तो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अकॉर्डिंग। अब बाकी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है लीवरेज लीज। ठीक है, तो देखो लीवरेज लीज के अंदर थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होती है। नॉर्मली हम देखें तो लीज के अंदर दो पार्टीज होते हैं, लेसर लेसी। पर लीवरेज लीज के अंदर आपको थ्री पार्टीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक होता है लेसर, एक होता है हमारी लेसी, और एक होता है हमारे यहाँ पर लेंडर। ठीक है, लेंडर का क्या काम होता है? देखो लेसी जब लेसर से एसेट्स को लीज पे लेने जाता है तो लेसर के पास वो एसेट नहीं होता है। लेसर क्या करता है? उस एसेट्स को लेंडर से लोन लेकर जो है वो परचेज करता है, फिर उसे लीज पे जो है वो दे देता है। और जो भी लीज रेंटल लेसी के द्वारा पे किया जाता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा लेंडर की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए चला जाता है, और एक हिस्सा लेसर जो है वो अपने पास ही रख लेता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक लीज। डोमेस्टिक लीज एक ऐसी लीज होती है जिसके अंदर लीज से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं वो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो लेसर लेसी अगर इंडिया के अंदर ही रहते हैं तो वो हमारा डोमेस्टिक लीज कहलाएगा। इंटरनेशनल लीज ऐसी लीज होती है जहां पर जो हमारे लेसर और लेसी होते हैं वो दो डिफरेंट कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं। जैसे एक यूएसए का है लेसर और लेसी जो है इंडिया का है, तो इनके बीच में जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इंटरनेशनल लीज होगा। उसके बाद है क्लोज एंडेड लीज। क्लोज एंडेड लीज क्या होता है? देखो क्लोज एंडेड लीज के अंदर जो हमारा एसेट्स है वो लीज टर्म के पूरा होते ही लेसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 सालों के लिए लीज पे ली गई थी एसेट, तो जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तो एसेट ऑटोमेटिकली लेसर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद ओपन एंडेड लीज के अंदर जो लेसी है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एसेट को परचेज कर सकती है। मतलब लेसी के पास एक ऑप्शन है कि वो सस्ते दाम पर उसे परचेज कर सकती है। अब फ्रंट लीज के अंदर जो लीज के शुरुआती साल है वहां पर ज्यादा लीज रेंटल जो है वो चार्ज किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग ईयर्स है वहां पर लीज रेंटल कम चार्ज किया जाता है। जैसे 5 साल के लिए लिया गया है तो पहले 2 सालों में 1-1 लाख रुपए, उसके बाद बाकी जो 3 साल है उसमें 50-50 हजार रुपए। तो ये अपफ्रंट लीज होगी। बैक एंड लीज क्या होती है? इनिशियल ईयर में हम कम रेंटल चार्ज करते हैं। जैसे पहले 2 सालों में 50-50 हजार रुपए लीज रेंटल पे किया गया है, उसके बाद 3 सालों में 1-1 लाख रुपए पे किया गया है। उसके बाद है वेट लीज। वेट लीज के अंदर जो लेसर है वो यहाँ पर इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है, यानी कि जिस इक्विपमेंट या फिर एसेट को लीज पे दिया गया उसको ऑपरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसर की होती है, जैसे कि इंश्योरेंस करवाना, मेंटेनेंस करवाना। ड्राई लीज के अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस किसको चले जाते हैं? हमारे लेसी को चले जाते हैं। लेसी को ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट ऑफ लीजिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल होती है लीज ट्रांजेक्शन की। तो जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। तो लीजिंग के अंदर भी आप एक तरीके से या गुड्स को जो है वो सप्लाई ही करते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 7 जो है यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट का वो सप्लाई की डेफिनेशन बताता है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, और इसके अंदर जो है वो हमारा लीज भी जो है वो आ जाता है। इसीलिए इसको सप्लाई माना जाता है लीज को, और इसके ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो जीएसटी है वो लीज लीज के अंदर किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं करता है, यानी कि वो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज उनको सेम तरीके से ट्रीट करता है और उनके ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है एक ही जैसे। उसके बाद जीएसटी रेट ऑन लीज ट्रांजेक्शन एर एज अंडर। तो देखो अगर कोई यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट है जिसको यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, या फिर अंडरटेकिंग टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स लीजिंग एग्रो मशीनरी वीकेंड लैंड, तो इन सभी पे नील रेट जो है वो जीएसटी लगता है। बाकी के ऊपर जैसे बाकी जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर जो भी रेट वगैरह है और जो अदर मतलब जैसे मान लो मशीन है तो अगर वो लीज है तब भी सेम रेट लगेगा, अगर नॉर्मल सेल है तब भी सेम रेट जो है वो लगेगा। उसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन लीज। ठीक है, तो इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स रूल जो है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के अंदर किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन जो है वो नहीं करता, यानी कि उनके ऊपर सेम तरीके से इनकम टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो जो लेसन है वो एलिजिबल होता है डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि देखो जब हम एसेट को यूज करेंगे समय के साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि ऑनरशिप लेसन के पास है तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकता है, यानी कि वो डिडक्ट कर सकता है एज अ एक्सपेंसेस अपने रेवेन्यू में से। उसके बाद अगर लीज रेंटल की बात करें तो देखो जो लीज रेंटल है वो लेसर की इनकम होती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है वो लगेगा। अब देखो लेसी के लिए ये एक्सपेंस होता है तो इससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेसी जो है इसको एज अ एक्सपेंस जो है वो ट्रीट
कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो हमने यहाँ पर आईएफएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमने बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्विटीज, पेंशन प्रोडक्ट्स और यहाँ पर लीज के बारे में जो है वो पढ़ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है वो इजिली एक्सेसिबल है। हमारे जो एप्स हैं वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे ही मिल जाएंगे। वहां पर आपको जाके टाइप करना है लर्निंग सेशन आईआईएफ एग्जाम, और वहां पर इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑल इज क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हम आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।